Good morning. We are going to start from page number 70 and in this you can see source 13. कहानी सुननी आप सबको अच्छी लगती है तो यहाँ एक कहानी है। ये कहानी का जो नाम है वो है माजिमा और ये माजिमा निकाया ये जो है मतलब एक स्टोरी है जो बौद्ध धर्म के टेक्स्ट में लिखी हुई थी और पाली भाषा में लिखी हुई थी। इसके अंदर बुद्ध धर्म के अनुयायक या बुद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था खाचानन। वो तर्क वितर्क कर रहे थे मतलब क्या कह सकते हैं, एक राजा के साथ वार्तालाप कर रहे थे। तो वो राजा का नाम था अवंतीपुत्रा। सो यहाँ पे खाचानन अवंतीपुत्रा के बीच के डायलॉगिंग है, मैं आपको बिल्कुल छुट करके बता देती हूँ। इसमें अगर हम देखें तो अवंतीपुत्रा ये कहते हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, वो अपनी शुद्धता का ध्यान रखते हैं, वो फेयर है और बाकी सब जो है वर्ण है यानी वो कह सकते हैं डार्क कलर है। और इसके अलावा जो ब्राह्मण है वो अपनी प्योरिटी को, अपनी जाति की प्योरिटी को, अपने जो लाइफ प्योरिटी को बनाए रखते हैं। देन ये भी कहते हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं वो ब्रह्मा के मुंह से निकले, इसलिए ब्रह्मा के पुत्र हैं और ब्रह्मा ने उनको मतलब रचा है। तो खाचानन उनसे कहते हैं और वो ये कहते हैं, राजा ये कहते हैं कि जो है ब्राह्मण बहुत अमीर होते हैं और उनके पास काफी धन एक्यूमुलेटेड होता है, संपत्ति होती है उनके पास। खाचानन उनसे तर्क करते समय ये कहते हैं तो अगर कोई शूद्र है और कोई क्षत्रिय है या और कोई वैश्य है, यदि उसके पास पैसा हो तो क्या वो पोलाइटली बोलता हो, उसकी भाषा अच्छी हो, पोलाइटली बोलता हो तो अवंतीपुत्र कहते हैं अगर कोई शूद्र पैसे वाला है उसके पास कौन यानी कि अन्न कह सकते हैं, सोना चांदी अच्छी मात्रा में है, जो अपने मतलब सर्वेंट्स के साथ अच्छा व्यवहार करता है, नम्र भाषा बोलता है और जो सुबह जल्दी उठकर मतलब अपने शुद्धता का, अपने साफ सफाई का ध्यान रखता है, तो हाँ हम कह सकते हैं कि वो अच्छा है, वो एक सभ्य व्यक्ति के रूप में है, या हम कह सकते हैं कि हाँ वो एक अच्छा व्यक्ति है। तो खाचानन ने फिर इस तर्क में बोला कि इसका मतलब कोई भी मानव जो है वो ऊंच और नीच नहीं है, या कोई भी जो है वर्ण एक दूसरे से अलग नहीं, सभी मानव हुए, इनमें बीच में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था थी उस वर्ण व्यवस्था को लेकर उस जमाने में दो मतभेद थे। एक तो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट अपनी कहानी कह रहा था कि वर्ण हार्ड एंड फास्ट होनी चाहिए, और उसी समय जो बौद्ध धर्म जो अपनी पराकाष्ठा पे जा रहा था, ये डेवलप हो रहा था, वो इस बात को प्रूव करने में लगा हुआ था कि नहीं, जो वर्ण व्यवस्था है उससे ज्यादा बेटर है कि इंसान के खुद के अंदर उसकी नॉबेलिटी या उसके कैरेक्टर या उसकी लाइफस्टाइल वो मैटर करता है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है द अल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो शेयरिंग वेल्थ। तो क्या पैसे या वेल्थ जो है वो एक अल्टरनेटिव थी समाज में एक अच्छा वर्चस्व पाने के लिए। So far, we have been examining the situations where the people either claim or were assigned a status on the basis of their wealth. अभी तक आपने अपने लेसन में देखा कि पैसे के आधार पर लोगों को एक समाज में संपन्न सामाजिक तौर पे एक कहते एक अच्छा स्टैंड दिया गया, एक अच्छा स्टेटस दिया गया। However, there were other possibilities as well. The situations where the men who were generous were respected, and while those who were miser or simple accumulating the wealth for themselves were disgraced. अगर हम देखें तो उस जमाने में समाज में दो तरह की भावना थी अमीरों को लेकर। अगर जो व्यक्ति अमीर है, पैसा धन इकट्ठा करता है, परंतु उस धन का समाज की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए और अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करता है, उसका तो सम्मान किया जाता है। परंतु जो कंजूस है,
सिर्फ अमीर होने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है और वो दूसरों के साथ अभद्र व्यवहार करता है, यानी कि पोलाइटली नहीं बोलता है, तो उसको समाज निंदित करता था, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। अगर हम देखें तो इसका सबसे ज्यादा जो प्रेशर या सबसे ज्यादा इसको अच्छी तरह से चरिश करने वाला जो लेखन सिस्टम है वो है एशियन तमिलकम। अगर वहां हम देखें तो वहां पर कई कहानियां और कई चीजों को लिखा गया, प्रेरित किया गया कि भाई जो इंसान के चरित्र का जो कैरेक्टरिस्टिक है, चरित्र उसके एट्रीब्यूट्स है वो ज्यादा जरूरी है बनस्पत उसका सिर्फ रिच हो जाना या उसका एक वर्ण में पैदा हो जाना जो है उतना वैल्यू नहीं करता। अगर हम देखें तो उस समय 2000 से भी ज्यादा चीफडम यानी कि मुखिया होते थे। इन मुखिया में से अधिकतर जो मुखिया होते थे उनके बारे में हम देखें तो गीत गाए जाते थे। जैसे हमारे यहाँ पर राजाओं के लिए जो लोग होते थे वो गाते थे कि वो बहुत वीर सूरमा था, उसने ऐसा किया, तो पूरी कहानी उस गाने में होती थी। तो वहां पर भी हम देखें तो लोग जो थे तो वो गीत गा गा के लोगों की ये चीज की अप्रेजिंग करते थे और उनको बोलते थे। तो इन्हें हम अगर देखें तो जैसे पार्डन्स और ब्रांड्स जो होते थे ये लोग अब जो गाना गाते थे, तो वो जो गाने और वो कविता जो है तमिल संगमा नाम की चीज में लिखे हुए जिसमें वंश भी होता था कि फलाने 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 का बेटा ये वो ऐसे करके पूरा गाना होता था और रिलेशनशिप भी शो किया जाता था। तो इसके अंदर अधिकतर जो ज्यादा देखें तो गरीब और अमीर के जो रिसोर्सेज हैं उससे ज्यादा अमीर और गरीब के बीच में जो रिसोर्सेज शेयर किए गए हैं या आपस में देखे गए हैं उसको हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिया गया है और उसको ज्यादा अच्छा माना गया है। तो यहाँ पर गरीब चीफ यानी कि ऐसा मुखिया जो कि खुद गरीब है परंतु वो कैसे भी अपने लोगों को यानी कि अपने जो उसके मुखिया के नीचे के जो गांव वाले हैं और उसके इलाके वाले उनको क्या करता है, चरिश करता है, उनको जो सपोर्ट करता है, उनकी जो जरूरतें हैं उसको पूरी करता है। उसको हम देखते हैं बहुत अच्छे से उसके लिए गाया जाता था, उसके लिए अप्रेजिंग की जाती थी। अब हमारे पेज नंबर 72 में तो यहाँ पर हम देखेंगे एक्सप्लेनिंग द सोशल डिफरेंस। सोशल डिफरेंस को अब हम एक और तरीके से जो देखें तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में यहाँ बौद्धिज्म के मद्देनजर रखकर चीजों को सामुदायिक सिस्टम के अंदर देखा गया। अगर हम देखें तो बौद्धिस्ट जो है वो एक अल्टरनेटिव रूप में निकल के आया और एक अल्टरनेटिव जो था सोशल इनइक्वालिटी को कॉम्बैट करने के लिए यानी कि उसको पीछे हटाने के लिए या उसके जो कट्टरपंथी उसके कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न करता था उसमें, तो वो सोशल कॉन्फ्लिक्ट में अगर हम देखें तो एक कथा या एक मिथ जो था वो देखा जाता है जिसे सूत्र पाटिका कहा जाता है। ये सूत्र पाटिका में जो है इंसान को पूरी तरीके से ये बताया गया कि आप कोई महान अवतरित व्यक्तित्व नहीं है। इंसान जो है वो जो पूर्ण नहीं है उसको कहीं ना कहीं किसी के लिए झुकना जरूरी है। जिस प्रकार से पेड़ भी अपने आप में पूर्ण नहीं, वो कहते हैं पेड़ को भी सूर्य के लिए क्या करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, सूर्य से उसको प्रकाश लेनी पड़ती है, जमीन से उसको खाना लेना पड़ता है, पानी मिलता है उसको, तब जाके वो पेड़ डेवलप होता है। ऐसे ही इंसान जो है वो कई प्रकार की चीजों पर डिपेंडेंट है और वो सब उनको क्या करते हैं, सर्व करते हैं, देते हैं, इसीलिए इंसान जीवित है। अल्टीमेटली इंसान ये ना सोचे कि सारा रिसोर्स मेरा है, मैं धन संपन्न हो गया हूँ तो मैं क्या हूँ, स्टेब्लिश हूँ, तो ये नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके की बातों को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया। उन्होंने ये भी कहा है कि हर एक व्यक्ति को अपनी जीविका के लिए क्या करना पड़ेगा, शांति के साथ जो उसको मिल रहा है उसके अंदर उसको क्या करना है, संयम रखना अच्छा होता है, ना कि मतलब वो लालच दिखाए और गलत तरीके का व्यवहार करे। नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर हम देखें तो उसमें ये लिखा है, इंसान जब शुरू में था तो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो रहा था परंतु धीमे धीमे उसके अंदर क्या हो गया, लालच आ गया, द्वेष आ गया और जलन की भावना, और अगर हम देखें तो एक दूसरे से टकराव की भावना आ गई, जिसके कारण वो सोसाइटी है वो लोग जो है
क्या होने लगे, इंसान जो है वो बिगड़ने लग गए। देन अलग अलग सेक्टर्स में कन्वर्ट हो गए, जिनके विचार जैसे थे वो अपनी एक सेक्टर के अंदर घूमते अंदर बनते चले गए और उस तरीके से उन्होंने इस चीज को किया। देन अगर हम देखें तो यहाँ पर ये भी लिखा है कि गुस्से के कारण, राग के कारण, विरोध होने के कारण और दूसरी जो हम देख सकते हैं दूसरे अधिकारों का हनन करने लग गए ये लोग। देन अगर हम देखें तो इस तरीके की भावना को अगर इंसान अपने अंदर से हटाता जाए, विकार कह सकते हो आप, है ना, विकार शब्द, तो विकार जो है वो हटाते जाए तो इंसान जो है वो क्या बन जाएगा, महासत्मात्मा बन जाएगा। महासत्मात्मा मतलब द ग्रेट इलेक्टेड वन, यानी कि बोधिसत्व जैसा, या ऐसा व्यक्तित्व जिसको परमात्मा सेलेक्ट करता है, जिसको परमात्मा प्यार करता है या उसको उसकी इज्जत करे, तो ऐसी वो व्यक्तित्व में कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट पैराग्राफ में आप देखेंगे तो इसमें ये लिखा है, हम देखें तो इंसान जो है वो कई इकोनॉमिकल सोशल रिलेशन से बंधा हुआ एक व्यक्तित्व है और उसके ऊपर कई जिम्मेदारियां हैं, निर्माण करने की उसके ऊपर जिम्मेदारियां, भविष्य के बारे में सोचने की उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, कि वो राजा के प्रति जो सर्विसेज है, जो टैक्स पेमेंट है, ये सब हमारी चॉइस है और जब हम इसको फुलफिल प्रॉपरली कर रहे हैं तो हम क्या होते हैं, एक अच्छी आत्मा या एक अच्छे व्यक्तित्व में कन्वर्ट होते हैं। वह अन्यथा जो समाज है वो हमें उस तरीके से रिस्पेक्टेड नहीं देखता और ना ही हमारी मदद करता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे इस चीज के अंदर हमने देखा कि थोड़ा सा विभेदनता है, थोड़ा सा अंतर है, जो बौद्ध धर्म में जो बात बोली जा रही है तो वहां मद्देनजर रखा है वर्ण को नहीं और जाति बिरादरी को नहीं, और लोग क्या किस तरह से विभाजित करके एक दूसरे के ऊपर जो रिसोर्सेस को छीन लेते हैं या एक दूसरे पर राज्य करना चाहते हैं, वो नहीं। यहाँ बौद्ध धर्म ये बात कहता है कि कैसे एकोमोडेट करें या कैसे हम जो है अपने आप को एक बेटर ह्यूमंस के अंदर कन्वर्ट करें, वो चीज यहाँ पर हम देख सकते हैं। सो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आपका 6th पॉइंट आ रहा है, हैंडलिंग द टेक्स्ट हिस्टोरियन एंड द महाभारत, तो किस प्रकार से टेक्स्ट अलग अलग जगह पर लिखी हुई किताबों को और अलग अलग जगह पे जो कह सकते हैं हिस्टोरियंस ने महाभारत और दूसरी चीजों को लिया। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, एक तो उस जमाने में जब ये चीजें लिखी गई थी, महाभारत हो या संस्कृत के कई सारे लेखन हो, जो उन लोगों ने इसको इसलिए लिखा था कि समाज की भलाई और समाज उसका क्या करे, पालन करे। अगर हम देखें तो ये उस समय और भी भाषाएं थी, जैसे प्राकृत है, पाली, जो तमिल है और पाली भाषा है, तो ये सारी चीजें जो है कई ऑर्डिनरी पीपल के लिए थी। वहीं संस्कृत जो है वो मेन एग्जीक्यूटिव जो थे, उसके मेन जो एंटाइटल्ड पीपल थे जो उसको पढ़ते थे वो प्रिस्ट थे। तो यहाँ पर ये वेरिएशन देखा जाता है कि उनके अंदर अलग अलग प्रकार से वर्णन पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो उसके अंदर मंत्रास, जो मंत्रा थे उनके लिए चैंटेड मतलब जो निरंतर बोला जाता है मंत्र का उच्चारण, वो सारी चीजें थी और कई कहानियां जो थी इसके अंदर इलस्ट्रेटेड रूप से लिखी हुई थी। तो वो सारी चीजें वहां के ऑथर और ऑडियंस दोनों को मद्देनजर, जिसने लिखा और जिसके लिए लिखा, उन दोनों के आइडियाज को शेप करने के लिए और उसको बनाने के लिए लिखी थी। कई बार ऑथर जो है वो इस बात को दिमाग में रखते थे कि ऑडियंस क्या चाहती है, कि ऑडियंस किस प्रकार की चीज चाहती है। आगे संस्कृत में लिखा जाए तो ब्राह्मण कैसा चाहेंगे, तो उनके लिए वैसा कंपोजिशन है। तो अगर हम देखें एंड दे ट्राई टू देन उस समय दौरान में और उस जगह पे कॉन्टेक्स्ट और चीजों को एक हिस्टोरिकल रूप में जब इमेज के रूप में लिखते थे ऑथर्स। तो ये इसीलिए बहुत मुश्किल है कि आखिर महाभारत का टेक्स्ट को हम इस युग में, आज के प्रेजेंट युग में कैसे परिभाषित करें,
क्योंकि आज हमारा युग और हमारा समय बहुत अलग है। अगर हम एक चीज को लेते हैं तो हमारा ना तो आज ऑडियंस वैसी है और उस समय के ऑथर्स को ये भी नहीं मालूम था कि आज की ऑडियंस कैसी होगी। तो ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को सेटल डाउन करना या उस चीज को अंडरस्टेबल करना एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। सो आज यहीं तक मैं आपको लूंगी, कल अपन लैंग्वेज और कंटेंट्स वगैरह देखेंगे, देन उसके बाद ऑथर एंड डेट देखेंगे महाभारत के, देन ये सारी चीज हम देखेंगे। और मैं जैसे आप लोग को क्वेश्चंस अवेलेबल कर रही हूँ, प्लीज गो विद द क्वेश्चन एंड आप जरूर उस क्वेश्चंस को करें, ताकि आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए जा रहे बच्चों, आपको थोड़े से क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। आप उसको एक दिन में एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं या एक दो क्वेश्चन भी कर लेते हैं टाइम पे, तो आराम से आप उसको कंक्लूड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। क्वेरीज भी आप पूछ सकते हैं एंड हैव अ नाइस डे। टेक केयर बच्चों।